अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। सवाल क्रिकेट का की नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसमें हम जवाब देंगे उन सवालात का जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़े हुए हैं। दरमियान में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला रुका हुआ था, और उसके अलावा दरमियान में फिर उसके बाद इंटरनेट की बंदिश की वजह से भी मामला ज़रा डिस्टर्ब रहे। और कोशिश करेंगे कि अब जो बाकी सवालात अहम रह गए हैं सब के जवाब जल्दी दें, उसके बाद नए सवालात लिए जाएँ। तो बहरहाल आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल बहावलपुर से मोहम्मद अवैस पूछते हैं कि क्या यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कम बैक कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट में उनकी जो हालिया कारकर्दगी है वो कैसी रही है। अगर देखा जाए मेरे ख्याल में यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास के लिए पाकिस्तान की टेस्ट साइड में कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह तो ये कि उनकी जो कारकर्दगी रही है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। गो के जो आखिरी सीरीज़ खेली थी वेस्ट इंडीज़ की टूर में मोहम्मद अब्बास ने, उसमें एक इनिंग्स में कोई विकेट हासिल नहीं की, दूसरे में 3 विकेटें हासिल की, फिर कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, फिर 3 विकेटें हासिल की। तो ये उनकी कारकर्दगी रही थी। 2 टेस्ट मैचेस में 6 विकेटें हासिल की, जो कि बड़ी कारकर्दगी नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2018 में इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो मैच की दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेटों की कारकर्दगी दिखाने के बाद बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। जिसके बाद अगर देखा जाए नवंबर 2018 से मजमूई तौर पर 15 टेस्ट मैचेस खेले, सिर्फ 31 विकेटें हासिल की, 37 की एवरेज, और फी विकेट के लिए 93 गेंदें फेंकी, जो कि अच्छी कारकर्दगी नहीं है। और यासिर शाह की अगर हम 2020 से टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी देखें तो 10 मैचों में 35 विकेटें हासिल की, 37 की एवरेज और 65 का स्ट्राइक रेट रहा। ये उनकी कारकर्दगी है। इसलिए मेरे ख्याल में कोई आउट क्लास कारकर्दगी नहीं रही थी गुज़श्ता 2-2.5 सालों में इन दोनों खिलाड़ियों की, इसलिए उनका कमबैक जो है वो ज़्यादा आसान दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा बखर से मोहम्मद इब्रार पूछते हैं कि क्या सैम अयूब और मोहम्मद हारिस को वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। हारिस तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ का हिस्सा बने थे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहम्मद हारिस की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी बहरहाल बैकअप में होना चाहिए। एक तो विकेट कीपर भी हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो हार्ड हिटिंग की सलाहियत है वो काम आ सकती है। और उसके अलावा सैम अयूब मेरे ख्याल में उनका चांस इसलिए नहीं बनेगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जो ओपनर्स हैं उसमें शान मसूद को ज़बरदस्ती फ़िलहाल ठोंसा जा रहा है। अगर मेरिट की बात करें तो मेरे ख्याल में शान मसूद की जगह सैम अयूब को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक नजम सेठी एंड कंपनी है, और ख़ास तौर पर एक आला अहदेदार हैं पीसीबी में, जब तक वो हैं तो फिर शान मसूद को हटाना नामुमकिन है। ये तो ऐसा है कि उनकी कारकर्दगी बड़ी नहीं आई, वरना फिर शायद वर्ल्ड कप 2023 में शान मसूद को कप्तान बनाने का भी प्लान था। तो इसलिए मेरे ख्याल में सैम अयूब को होना तो चाहिए, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि शान मसूद की जो सिफारिश है बड़ी तगड़ी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। खिपरों से नवीद अली हिंगोरो पूछते हैं कि मैं स्पोर्ट लिंक के दौर से आपके साथ राब्ते में हूँ, हर बार आपने मेरे सवालात के जवाब दिए, जिसके लिए शुक्रिया। और शुक्रिया आपका कि आप हमसे सवालात करते रहते हैं और हमारे साथ मुनसलिक रहते हैं। इसके अलावा उनका क्वेश्चन है कि सिंध में काफ़ी क्रिकेट का टैलेंट है, लेकिन दीगर सूबों की तरह सिंध के प्लेयर्स को ज़्यादा मौके नहीं मिलते। सिंध के लड़कों को मुश्किल से चांस मिलता है, जबकि इन्हें दीगर सूबों के प्लेयर की तरह ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। नवीद अली, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, किसी हद तक इसमें सच भी है। लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर, मैं ख़ुद सिंध में बहुत रहा हूँ, और इसके अलावा कराची में मेरा बहुत तवील अरसा वहाँ रहा, और मैं सिंध में काफ़ी शहरों से वाकिफ़ हूँ। वहाँ की सकाफ़त के लिहाज से वहाँ क्रिकेट का मेरे ख्याल में जो शौक़ बहुत है ज़्यादा, लेकिन टेप बॉल पर ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है, जिसकी वजह से शायद वहाँ से क्रिकेट उस तरह नहीं आती। और फिर दूसरी बात ये, दीगर सूबों में जो हार्ड बॉल के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर पेशावर में, लाहौर में, सियालकोट साइड पे। तो सिंध में ऐसा नहीं है, इसलिए सिंध के जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, जो दीगर शख्सियात हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, जिसके बाद ही जाकर सिंध के लड़के ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। और उसके अलावा रहीम यार खान से भाई ने पूछा है, पता नहीं कि नाम क्या है उनका, उसने कोई अपना नाम नहीं लिखा। उनका कहना है कि आपके ख्याल में बाबर आजम के बाद किसे कप्तान होना चाहिए। इस वक्त जो है पेशगोई करना ज़रा मुश्किल है। अगर वक्ती तौर पर पूछा जाए मौजूदा हालात में, तो वैसे तो मेरे ख्याल में कप्तान सही हैं कारकर्दगी के एतबार से देखा जाए तो। रिजवान को टेस्ट फॉर्मेट में, जबकि शाहीन अफरीदी को T20 फॉर्मेट में टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि रिप्लेस करना ज़रूरी है तो इसलिए मैंने 2 नाम बता दिए हैं। इसके अलावा
टोबा टेक सिंह से उज़ैर पूछते हैं कि आप अपनी वीडियोस पर बहुत मेहनत करते हैं जनाब, मेहनत तो करना पड़ती है ना। और उसके अलावा आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम का बेस्ट ऑलराउंडर और बेस्ट बैट्समैन कौन है? बेस्ट बैट्समैन तो ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड के अतबार से, कारकर्दगी के अतबार से देखें तो बाबर आज़म ही हैं। और बेस्ट ऑलराउंडर मेरे ख्याल में फ़िलहाल शादाब खान हैं। वैसे इमाद वसीम की भी शानदार कारकर्दगी रही है, लेकिन उन्हें तवत्तर के साथ मौके नहीं मिले, और इसलिए ऑलराउंडर रैंकिंग में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो शादाब खान काफ़ी ऊपर हैं, चौथे नंबर पर हैं वनडे फॉर्मेट की रैंकिंग में। इसके अलावा लाहौर से फैज़ान पूछते हैं कि आपके ख्याल में मुस्तकबिल का दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर कौन है? अभी तो ये पेशगोई नहीं की जा सकती। और दूसरी अहम बात यह है कि विकेट कीपर्स को हम उनकी विकेट कीपिंग कारकर्दगी के बजाय उनकी बैटिंग कारकर्दगी से ज़्यादा जांचते हैं। विकेट कीपिंग के ऊपर सिर्फ उसी टाइम ही बात होती है जब कोई विकेट कीपर कैच ड्रॉप करता है, स्टंप ड्रॉप करता है, तभी विकेट कीपिंग की जो कारकर्दगी या सलाहियत है उसके ऊपर बात की जाती है। अमूमन ये थैंकलेस जॉब है। आप जितनी भी अच्छी कैचिंग करें, जितने भी अच्छे स्टंप करें, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता। तारीफ़ तब होती है जब आप बैटिंग में अच्छा दिखाते हैं। इसलिए एतबार देखा जाए तो मौजूदा वक्त में रिजवान जो है 2020 से वो 4000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के वाहिद विकेट कीपर हैं तमाम फॉर्मेट में। जोस बुटलर दूसरे नंबर पर हैं। ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 3000 रन की हद पार कर सके हैं। लेकिन अगर आने वाले प्लेयर्स के लिहाज देखा जाए तो रिजवान और ऋषभ पंत में बड़ा मुकाबला होगा। देखना ये है कि, और रिजवान तो माशाल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं, तो ये दुनिया के बड़े अजीम और विकेट कीपर्स में शुमार होंगे अगर उनकी कारकर्दगी ऐसे ही जारी रहती है तो। इसके अलावा सरगोदा से काशिफ पूछते हैं कि पाकिस्तान को टीम में पावर हिटर और प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत है, जैसा कि इफ्तिखार अहमद, उमर अकमल, इमाद वसीम, और माजी में जैसा कि मोहम्मद हफीज़ और आसिफ अली होते थे। आसिफ अली की कारकर्दगी तो मेरे ख्याल में ऐसी नहीं थी। अलबत्ता मोहम्मद हफीज़ के बारे में आप कह सकते हैं, शोएब मलिक के बारे में कह सकते हैं, और इफ्तिखार अहमद का कमबैक हो चुका है पाकिस्तान की वनडे टीम में। इमाद वसीम के हवाले से मैंने हमेशा कहा है कि उन्हें पाकिस्तान की वनडे टीम में लाजमी होना चाहिए। अलबत्ता उमर अकमल के हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, उन्हें कारकर्दगी भी दिखाना होगी। इसके अलावा साइड स्टोरियाँ बहुत हैं, उन्हें अपने रवैये में भी बेहतरी लाना होगी। और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, पाकिस्तान कप वगैरह, तो उसमें बड़ी कारकर्दगी दिखाकर अपनी कमबैक की जो राह है हमवार कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में उनकी वापसी का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा मुल्तान से हमजा बलोच पूछते हैं कि बाबर आज़म और रिजवान का T20 में रन्स और स्ट्राइक रेट का मुवाजना करें। देखिए, मुवाजना ये होता है कि माजी में तो अपना रिजवान को ज़्यादा चांस नहीं मिले बैटिंग करने के, इसलिए हम 2020 से जायज़ा लेते हैं। अगर इस अरसे में पाकिस्तान के लिए खेले जाने वाले मैचेस की बात करें तो रिजवान वाज़ेह तौर पर आगे हैं। 2617 रन बनाए हैं इस अरसे में 69 मैचेस खेल कर, और 60 इनिंग्स खेली हैं। बाबर आज़म ने 2 ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं, लेकिन 2080 रन बना सके हैं। रन्स भी कम है, एवरेज बहुत कम है, 56 की एवरेज रही है। रिजवान की 37 की एवरेज रही है बाबर आज़म की। और दूसरा ये कि स्ट्राइक रेट मामूली फ़र्क है, 130 का स्ट्राइक रेट रिजवान का है और 129 का स्ट्राइक रेट बाबर आज़म का है। 100 गेंदों पर 1 रन कम है सिर्फ बाबर आज़म। इसके अलावा इस अरसे में मोहम्मद रिजवान ने 1 सेंचुरी और 25 फिफ्टियाँ बनाई हैं, जबकि बाबर आज़म ने 3 सेंचुरियाँ और 18 फिफ्टियाँ बनाई हैं। ये उनकी कारकर्दगी रही है। और आगे बढ़ते हैं मुल्तान से। फ़खर जमान को मुल्तान से नाम नहीं लिखा तो इसलिए मुल्तान से ही कर देते हैं। फ़खर जमान को T20 में ओपनिंग करना चाहिए, टेस्ट फॉर्मेट में भी उसे उसे खिलाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर उनकी टेस्ट फॉर्मेट की कारकर्दगी देख लें, 3 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, 94 रन की बेस्ट इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन वो सिर्फ 92 रन बना सके, 32 की एवरेज रही। शायद टेस्ट फॉर्मेट में उन्हें मज़ीद मौके दिए जा सकते हैं। 2 फिफ्टियाँ बनाई थी 6 इनिंग्स में। लेकिन अगर वनडे फॉर्मेट की बात करें बतौर कप्तान तो शानदार नतीजे हैं। अलबत्ता जो इस अरसे में 2019 से लेकर अब तक 44 इनिंग्स में 7 सेंचुरियाँ और 7 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। 43 से ज़्यादा एवरेज है, 90 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, लगभग 1900 रन बना चुके हैं। लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्हें ओपनिंग के तौर पर मेरे ख्याल में नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर 2019 से T20 इंटरनेशनल मैचेस में बतौर ओपनर कारकर्दगी देखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। इसके ऊपर हम तफसीली कई बार बात कर चुके हैं कि T20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर फ़खर जमान ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं कम से कम इस बात से मुत्तफ़िक फ़िलहाल नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कारकर्दगी उस लेवल की नहीं आती आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आरिफ वाले से चौधरी आदिल पूछते हैं, तमाम फॉर्मेट्स में बतौर कप्तान ज़्यादा रन्स और सेंचुरियाँ किसने बनाई हैं? अगर तमाम फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट्स की बात करें तो रिकी पोंटिंग ने सबसे ज़्यादा 15,440 रन बनाए थे, 324 मैचेस खेले थे। और इसके अलावा ग्रेम स्मिथ ने 14,878 रन बनाए सबसे ज़्यादा।
اور سنچریوں کی بات کریں تو وراٹ کوہلی اور رکی پونٹنگ نے بطور کپتان سب سے زیادہ 41 سنچریاں بنائیں، جبکہ گریہم اسمتھ نے 33 سنچریاں بنائی تھیں بطور کپتان۔ اور اس کے علاوہ لاہور سے فصیل احمد پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایسی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ تمام فارمیٹس میں مجموعی طور پر کن پاکستانی کپتانوں نے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ جی بالکل لسٹ بنا سکتے ہیں۔ 6 ایسے کپتان ہیں جن کی کپتانی میں پاکستان نے 50 کم از کم میچز یا اس سے زیادہ جیتے ہیں، جن میں سب سے اوپر عمران خان ہیں، 89 میچز جیتے ان کی قیادت میں۔ وسیم اکرم نے 78، مصباح الحق نے 77، بابر اعظم نے 67، انضمام الحق نے 63 اور سرفراز احمد نے 61 میچوں میں بطور کپتان پاکستان کو فتح دلائی۔ منڈی بہودین سے شعیب مغرانہ پوچھتے ہیں کہ اختر بھائی آپ کا تعلق کس ایریا سے ہے؟ میرا تعلق رحمیار خان سے ہے، اور ضلع رحمیار خان، شہر تو نہیں ہے، تھوڑا آگے گاؤں ہے۔ اس کے علاوہ میرا جو کیریئر ہے وہ کراچی سے اس کا آغاز ہوا تھا سن 2000 میں، اور 2014-15 تک وہیں رہا۔ اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گیا اور فی الحال لاہور میں ہوں۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ سے عاصم جنید پوچھتے ہیں کہ محمد وسیم جونیئر کو 9ویں-10ویں نمبر پر کھلایا جاتا ہے، ماضی میں شاہد افریدی، عبدالرزاق، شعیب ملک ٹاپ آرڈر یا پھر مڈل آرڈر میں کھیلا کرتے تھے، محمد وسیم جونیئر کو اوپر موقع کیوں نہیں دیا جاتا اور اسے صرف بولر تصور کیا جاتا ہے؟ بھارتی ٹیم میں ہردک پانڈیا بھی کھیلتے ہیں 6 نمبر پر اور وہ کامیاب ہے۔ ہمارے کپتان کو صرف خوشدل شاہ اچھا کھلاڑی نظر آتا ہے جو صرف ہٹنگ کر سکتا ہے، جبکہ محمد وسیم جونیئر میں پوٹینشیل موجود ہے، وہ ایک اچھا آل راؤنڈر بن سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر میرے خیال میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ایک ہمارا خیال ہوتا ہے، ایک مفروضہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے پریکٹیکل یعنی کہ کارکردگی کی صورت میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کی کارکردگی دیکھیں تمام فارمیٹس میں اب تک وہ صرف ایک 50 بنا سکیں، ایون کہ ڈومیسٹک میچز میں بھی، تو بیٹنگ میں انہیں پہلے بڑی کارکردگی دکھانا ہوگی، اس کے بعد ہی ہم اس کے لیے ایک بات کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھا ضرور گیا ہے، پاکستان سپر لیگ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر بیٹنگ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن بطور بیٹسمین جو ہے اب تک انٹرنیشنل میچز میں وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ 7 اننگز کے لیے ون ڈے فارمیٹ میں 17 ان کا بیسٹ اسکور رہا اور 9.50 ان کی ایوریج ہے، بڑی ایوریج نہیں ہے۔ T20 فارمیٹ میں 12 ان کا بیسٹ اسکور ہے، 10 بار بیٹنگ کرنے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ صرف 11 کی ان کی ایوریج رہی ہے۔ فرسٹ کلاس میچز میں وہ 43 ان کا بیسٹ اسکور ہے، اور لسٹ اے میچز میں 54 ان کے کیریئر کی واحد 50+ اننگز ہے۔ مجموعی T20 فارمیٹ میں کبھی وہ 35 رنز نہیں بنا سکے، 31 بار انہیں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ضرور سوچتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کارکردگی کی صورت میں دیکھنا پڑتی ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے اب محمد وسیم کو ایک بڑی کارکردگی دکھانا ہوگی، کوئی اپنی بیٹنگ صلاحیت دکھانا پڑے گی، جس کے بعد شاید کپتان کا، ٹیم مینجمنٹ کا اور شائقین کرکٹ سمیت ماہرین کا جو رویہ ہے یا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں صرف بولر کے طور پر لیا جا رہا ہے، شاید وہ صحیح ثابت ہو، کیونکہ فہیم اشرف کو بھی بطور آل راؤنڈر ہمیشہ پیش کیا جاتا رہا، لیکن بطور ٹیسٹ فارمیٹ میں تو چلیں ان کی بیٹنگ اچھی رہی ہے، لیکن دیگر فارمیٹس میں انٹرنیشنل میچز میں وہ بطور بیٹسمین بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے، اور یہی کچھ اب فی الحال محمد وسیم کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ لیکن اگر محمد وسیم جونیئر پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے کوئی بڑی کارکردگی دکھاتے ہیں بیٹنگ میں تو پھر شاید ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی لائن اپ ایسی ہے کہ انہیں 8ویں-9ویں نمبر پر بیٹنگ ملتی ہے، 5-6 نمبر پر تو افتخار رضوان تک آ جاتے ہیں، اس کے بعد شاداب خان ہے، پھر محمد نواز کھیلتے ہیں، شاہین افریدی بھی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں، اب ہٹنگ کر لیتے ہیں، ایون کہ اب پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے ماشاءاللہ اچھی ہے، تو اس لیے بھی شاید ان کو زیادہ مواقع نہیں مل رہے بیٹنگ کرنے کے، اور امید ہے کہ جب انہیں کھل کر موقع ملے گا تو وہ ایک بڑی کارکردگی دکھائیں گے اور خود کو ایک اچھا آل راؤنڈر ثابت کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کوشش کریں گے کہ دیگر سوالات کے جوابات جلد ہی ورلڈ اسپورٹس کا حصہ بنایا جائیں۔